नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान में उद्देशिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका क्या होती है? सबसे पहले हमारे को ये समझना जरूरी है कि उद्देशिका होती क्या है। उद्देशिका किसी कानून या किसी अधिनियम में उन उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर वो कानून या एक्ट लाया गया है। उद्देशिका के बारे में जस्टिस सुब्बा राव कहते हैं कि उद्देशिका मुख्य आकांक्षाओं और उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि जो संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी, जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी जो बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में वर्तमान उद्देशिका को रखा था। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। Preamble of Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हिंदी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने उद्देशिका स्लाइड के माध्यम से देखी तो उद्देशिका का जो फर्स्ट वर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम चर्चा करना चाहेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहीं भी प्रतियोगिता में प्रश्न आता है और पूर्व में आए गए भी है, ऐसे प्रश्न पूछे भी है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारतीय संविधान का स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण हम सब भारत के लोगों ने किया। लेकिन इस बारे में हमें ये देखना है कि क्या उस समय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या स्वतंत्र संविधान सभा थी या ब्रिटिश के अधीन में संविधान सभा थी। क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार हुआ था, और जो कैबिनेट मिशन है 1946 का जो कैबिनेट मिशन है उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। फिर भी जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र संविधान सभा कहलाएगी, क्योंकि 1946 के बाद 1947 में
भारत स्वतंत्र हो गया था। इस कारण से हम भारत के लोग भारतीय संविधान का स्रोत कहलाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता के बारे में हमने पहले ही चर्चा की है कि संप्रभुता दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। नंबर एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी बाह्य संप्रभुता, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो शासन करने के मामले में आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो, और एक्सटर्नल का मतलब जो इंटरनेशनल जो संबंध है उनके बारे में स्वतंत्र हो। तो क्या हमारी संविधान सभा थी वो संप्रभुत्व थी? वो शुरू में संप्रभुत्व नहीं थी, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो गई थी। इसलिए दूसरी बात, हमारा संविधान लागू होने के बाद भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। अब वो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी संधि, समझौते आदि संविवाद कर सकता है। कुछ लोग संप्रभुता की इस बात को लेकर आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का जो मेंबर है, उसके कारण से ये नहीं कह सकते कि भारत एक स्वतंत्र या संप्रभु राष्ट्र नहीं है। भारत संप्रभु है और संप्रभुता के नाते शासन में सभी निर्णय ले सकता है। उद्देशिका में एक शब्द है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसको हम पहले भी अच्छे से समझ चुके हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो भारत में उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किया गया है उसमें लोकतंत्र शब्द, डेमोक्रेसी शब्द काम में लिया गया है। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था उद्देशिका में एक उद्देश्य ये भी स्पष्ट होता है। और इसमें भारत में वयस्क मताधिकार है, ताकि हर व्यक्ति जो वयस्क है 18 वर्ष का है वो वोट कर सकता है और राजनीतिक रूप से प्रतिनिधि भी नियुक्त हो सकता है और नेतृत्व कर सकता है और संवैधानिक पदों पर निर्वाचित हो सकता है। अगली हम बात करते हैं, अगला शब्द है समाजवाद। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जो प्रारंभिक मूल संविधान है उसमें नहीं थे। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, जो उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो समाजवाद क्या है? यहाँ पे जो सोशलिज्म जो लिया गया है, सोशलिज्म समाजवाद, समाजवाद का मतलब यहाँ पे आर्थिक न्याय पदावली से लिया गया है। आर्थिक न्याय का मतलब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस बात को उल्लेख किया है कि उत्पादन के साधनों पे या आय के जो सोर्स है उस पे सरकार का नियंत्रण होगा। लेकिन कितना होगा इस बारे में हमने नियंत्रण कितना होगा इस बारे में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उत्पादन के साधनों में सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगी। भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया है कि जो भारत में समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का एक अनोखा मिश्रण है, जो अधिक गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य को लेकर भारत में समाजवाद स्थापित किया गया है। एक वर्ड भारतीय संविधान में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा वो पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या होती है? पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नकारात्मक पंथ निरपेक्षता नहीं अपनाई है, बल्कि हमने यहाँ पे सकारात्मक पंथ निरपेक्षता अपनाई है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों का आदर करता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपनी अंतर मन से चाहे जिस धर्म को अपना सकता है और उस पद्धति को अपना सकता है और अपना उसमें पूजा पाठ या पद्धति अपना सकता है और चाहे जिस धर्म का अनुसरण कर सकता है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता हमने अपनाई है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। यहाँ पे तटस्थता नहीं अपनाई है। और
अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। अखंडता का मतलब भारत सदैव अखंड बना रहे, खंडन नहीं हो। इसी बात को लेकर अखंडता के आधार पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। आर्टिकल 19(1) की जो फ्रीडम है, आर्टिकल 19 के की जो स्वतंत्रता है, उस पर अखंडता के आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्पीच या ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता जिससे भारत का खंडन हो जाए, अर्थात भारत अखंड भारत बना रहे। इस उद्देश्य को लेकर अखंडता शब्द भारतीय संविधान में समावेश किया गया। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी वर्णित है। सबसे पहले आप न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। और फिर समता, पद एवं अवसर की समता और बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व की भावना होना जरूरी है। देखेंगे कि क्या उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या भाग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन बेरीबारी यूनियन का मामला। इन बेरीबारी यूनियन का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत एडवाइस ली गई थी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा से। भारतीय राष्ट्रपति ने जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली। आर्टिकल 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो परामर्शदात्री अधिकारिता का प्रावधान करता है, तो उसके अनुसार कुछ एक्वाइजेशन, लैंड एक्वाइजेशन के मामले को लेकर जो पाकिस्तान और भारत का कुछ क्षेत्र का मामला था, उस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली थी भारतीय राष्ट्रपति ने, जिसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। वो जब संविधान में कुछ शब्द स्पष्ट लिखे, कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो, संदिग्धता दिखे, तो उन विचारों को जानने के लिए हम भारतीय संविधान की उद्देशिका को काम में ला सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग नहीं है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973। 1973 का जो प्रमुख जजमेंट है उसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है और इसके निर्वचन में भी महत्वपूर्ण है। और संविधान का भाग है इसलिए जिस प्रकार से संविधान में संशोधन होता है उसी प्रकार से उद्देशिका में भी संशोधन हो सकता है। और संशोधन भी किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके 3 प्रमुख शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ दिया गया। केशवानंद भारती के निर्णय में एक महत्वपूर्ण बात और कही गई कि ये भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, भारतीय संविधान का भाग तो है ही, साथ में बेसिक स्ट्रक्चर भी है, मूल ढांचा भी है। ये मूल ढांचा क्या होता है? मूल ढांचा मतलब संविधान में संशोधन द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है उसको संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। संशोधन तो किया जा सकता है और आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 368 के द्वारा इसको हटाया नहीं जा सकता। साथियों, आपने ये हमारा लेक्चर समझा, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतियोगिता में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में कौन से शब्द जोड़े गए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस केस लॉ के बाद किया गया, केशवानंद भारती के बाद किया गया, और संशोधन क्या भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत का भाग है,
भारतीय संविधान का स्रोत क्या है आदि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित होगा। अतः हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।